नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंदूरिया डीआर कैंपस की तरफ से आपको हिंदी इस चैनल पर पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यदि हिंदी शब्द की, तो दोस्तों देखिए, अगर हम देखें तो इधर हिंदी और हिंदी दो प्रकार से लिखा हुआ होता है। दोस्तों स्टूडेंटों को दिक्कत होती है कि शुद्ध इन दोनों में से शुद्ध कौन सा है। तो दोस्तों दोनों की दोनों ये शुद्ध है, ये हिंदी भी शुद्ध है और ये हिंदी भी शुद्ध है। दोस्तों इसको दोस्तों नाम दिया जाता है तत्सम। ये जो वर्ण है ये है अपना तत्सम शब्द, और ये जो है ये है दोस्तों तद्भव। अब दोस्तों आप सोचोगे तत्सम या तद्भव क्या है, जैसे कि अपनी आने वाली क्लासों में आपको पता चलेगा तत्सम तद्भव क्या है। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है दोस्तों समान, यानी उसके समान। उसका मतलब होता है दोस्तों संस्कृत, यानी संस्कृत के शब्द के समान जो शब्द हिंदी में प्रचलित होते हैं दोस्तों वो तो कहलाते हैं तत्सम शब्द, और संस्कृत के शब्दों से जो शब्द उत्पन्न होते हैं दोस्तों वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। क्योंकि तद का मतलब होता है उससे, भव का मतलब होता है उत्पन्न, यानी उससे जो उत्पन्न हुए हैं, उससे किससे, संस्कृत के शब्दों से जो शब्द उत्पन्न होते हैं दोस्तों वो कहलाते हैं अपने तद्भव शब्द। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें यदि हिंदी शब्द की, तो इसके ऊपर दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन हैं दोस्तों, जिनको स्टूडेंट जो है इन क्वेश्चनों को अटेंड करता ही करता है, चाहे उसको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। दोस्तों सीधा क्वेश्चन वो पूछता है कि जैसे उसने सीधा पूछ लिया कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से है। अब दोस्तों वो आपको 4 ऑप्शन देगा। ए ऑप्शन में उसने दे दिया फारसी, बी ऑप्शन में दे दिया उसने मान लीजिए अपभ्रंश, सी ऑप्शन में उसने दे दिया मान लीजिए आपको संस्कृत, और डी ऑप्शन में उसने दे दिया दोस्तों मान लीजिए प्राकृत। तो दोस्तों 90% स्टूडेंट सीधा चाहे उनको पता हो या नहीं पता हो कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, वो दोस्तों आंसर कर देते हैं संस्कृत, जबकि ये आंसर दोस्तों गलत है। हिंदी जो भाषा की उत्पत्ति है दोस्तों किस भाषा से है, अपभ्रंश भाषा से। हिंदी जो अपनी भाषा है किससे बनी है दोस्तों, अपभ्रंश भाषा से। अगर ऑप्शन में अपभ्रंश नहीं हो दोस्तों तो सेकंड आंसर अपना जाता है प्राकृत, और फिर तीसरा आंसर आता है दोस्तों संस्कृत। फिर दूसरा जो टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से नहीं है। तो दोस्तों वहाँ पर वो आपको 4 भाषाएं देगा, उनमें से आपको देखना है कौन सी भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन पुटअप करेगा वो करेगा हिंदी शब्द की उत्पत्ति। अब दोस्तों यहाँ पर मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, शब्द की। एक तो होगी हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति तो किससे है दोस्तों, अपभ्रंश भाषा से। लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा हूँ, हिंदी शब्द। अब मेरे को हिंदी भाषा से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपन को हिंदी ये जो शब्द है ये शब्द किस भाषा का है हमको ये देखना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फारसी भाषा का। इसका सही आंसर क्या होगा, फारसी। जो हिंदी जो शब्द है दोस्तों किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। चौथा जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन दोस्तों आपने पिछली बार एसआई वगैरह और पटवारी का जो पेपर देखा था उसने देवनागरी लिपि से ही क्वेश्चन पुटअप किया था। वहाँ पर उन्होंने ये बोला था कि देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से है, देवनागरी जो लिपि बनी है वो लिपि किस लिपि से बनी है। तो दोस्तों उसका आंसर होता है ब्राह्मी लिपि। दोस्तों अपन इसको पूरा डिटेल से अगर देखें तो देखिए, सबसे पहले अपन डिटेल से देखते हैं वो क्या कहीं से क्वेश्चन पुटअप करें कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो किस प्रकार हुई किस प्रकार नहीं हुई। तो दोस्तों सबसे पहले क्या था, हमारा जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व में दोस्तों सबसे पहले 30,000 भाषाएं चलती थी पूरे विश्व में। पूरे विश्व में दोस्तों कितनी भाषाएं चलती थी, 30,000 भाषाएं चलती थी। ये जो दोस्तों 30,000 जो भाषाएं चलती थी पूरे विश्व में, इनको 13 भाषा परिवारों में बांट दिया था। इनको दोस्तों कितने भाषा परिवारों में बांट दिया, 13 भाषा परिवार। अब दोस्तों आप सोचोगे भाषा परिवार क्या होता है, तो देखिए दोस्तों एक निश्चित क्षेत्रफल अपन ने बना दिया, कोई भी निश्चित क्षेत्र ले लिया, उस क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं बोली जाएंगी वो उसी भाषा परिवार के अंतर्गत मानी जाती। अब 13 भाषा परिवार बना दिए, यानी कि पूरा जो अपना विश्व है उसको कितने भाषा परिवारों में बांट दिया, 13 भाषा परिवारों में बांट दिया। यानी कि पूरे विश्व में 13 क्षेत्र निश्चित कर दिए कि अब उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी भाषा बोली जाएगी वो उसी भाषा परिवार के अंतर्गत आती थी।
जैसे दोस्तों मान लीजिए आपका राजस्थान है, राजस्थान का क्षेत्रफल निश्चित है। अब दोस्तों एक बात बताइए, राजस्थान में तो ढूंढानी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, शेखावाटी बोली जाती है, तोरावाटी वगैरह सारी बोली जाती है। एक बात बताइए, अगर ढूंढानी बोलने वाला छात्र यानी जयपुर के आसपास का कोई भी छात्र वो ढूंढानी बोलता है, और एक दोस्तों मान लीजिए कि अपने उदयपुर के आसपास का एक छात्र है जो मारवाड़ी बोलता है, ठीक है, दोनों के दोनों मेवाड़ी या मारवाड़ी दोनों बोलता है। आसपास के क्षेत्र का मतलब ही क्या है कि आप मान लीजिए पास का है जोधपुर प्लस उसके आसपास का है, मारवाड़ी बोलना जाता है, क्योंकि मारवाड़ी और मेवाड़ी जो भाषा है उनमें काफ़ी समानता है दोस्तों। अब दोनों की दोनों मान लीजिए आईएएस की तैयारी करने दिल्ली चल जाते हैं, उनके साथ में एक मान लीजिए दोस्तों बिहार का छात्र रहता है, 3 छात्र रहने लगे। अब दोस्तों एक बात बताइए, अब वो फ़ोन पे जब बात करेगा, घर वालों से जब बात करेगा, वो ढूंढानी या मारवाड़ी में ही बात करेगा जो जिसका छात्र होगा, ठीक है। तो मान लीजिए बिहार का जो रहने वाला छात्र है वो उससे अगर अपन पूछें कि यार ये कौन सी भाषा बोल रहा है, तो वो बोल पाएगा कि यार ये ढूंढानी बोल रहा है या मारवाड़ी बोल रहा है, मेवाड़ी बोल रहा है। वो सीधा बोलेगा कौन सी बोल रहा है, राजस्थानी बोल रहा है। क्यों? राजस्थान का आपका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, निश्चित है। इस क्षेत्रफल के अंतर्गत जितनी भी बोलियां बोली जाएंगी सारी की सारी दोस्तों क्या कहलाएंगी, राजस्थानी कहलाएंगी। इसी प्रकार से अपन ने क्षेत्रफल निश्चित कर दिया, इस क्षेत्रफल के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं आएंगी दोस्तों वो सारी की सारी क्या आएंगी, उसी भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगी। तो इस प्रकार से 30,000 जो भाषाएं थी उनको कितने भाषा परिवारों में बांट दिया दोस्तों, 13 भाषा परिवारों में बांट दिया। ये जो 13 भाषा परिवार थे दोस्तों, इनमें से एक का नाम था भारोपीय भाषा परिवार। तेरह जो भाषा परिवार थे दोस्तों उनमें से एक का नाम क्या था, भारोपीय भाषा परिवार। देखेंगे अगर दोस्तों अपन तो भारत प्लस यूरोप, भारत और यूरोप के क्षेत्रफल जो था उसके अंतर्गत जितनी भी भाषाएं बोली जाएंगी दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगी, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगी। लेकिन जैसे ही दोस्तों समय बदला, आगे चलकर इनका खंडन हो गया और ये 2 भागों में विभक्त हो गया दोस्तों। एक इनकी 2 शाखाएं बन गई, एक शाखा को नाम दिया गया दोस्तों सतम और एक शाखा को नाम दिया गया दोस्तों केतु। 2 शाखाएं बन गई दोस्तों, एक को क्या नाम दिया गया सतम और एक को क्या नाम दिया गया केतु। दोस्तों हमारा जो हिंदी का जो संबंध है वो है सतम शाखा से, हिंदी का जो संबंध है दोस्तों किससे है, सतम शाखा से। ये जो दोस्तों सतम जो शाखा थी इससे आगे चलकर 3 भाषाएं निकली दोस्तों। एक का नाम था दरद भाषा, एक का नाम था ईरानी भाषा और एक का नाम था दोस्तों आर्य भाषा। ये 3 भाषाएं निकली थी दोस्तों। अब एक आपको ये पता है कि ये फिक्स भाषाएं नहीं है। आप सोचते होंगे दरद कौन सी भाषा होती है, दोस्तों आगे चलकर इनसे भाषाएं बनेंगी। जैसे दरद जो भाषा थी इससे आगे चलकर दोस्तों अरबी, फारसी, अफगानिस्तानी वाली जो भाषाएं वो इससे बनी थी दरद भाषा से। ईरानी जो भाषा है, ईरानी, इराकी, तुर्की वगैरह जो भाषाएँ वो इससे बनी थी। लेकिन दोस्तों हमारा हिंदी का संबंध किससे है, आर्य भाषा से। हमारा जो हिंदी का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों, आर्य भाषा से। दोस्तों आर्य जो लोग हैं उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसको नाम दे दिया था आर्य भाषा। जैसे कि आप जानते भी होंगे हमारे जो पूर्वज हैं दोस्तों उनको आर्य बोला जाता था, हमारे जो पूर्वज हैं उनको क्या बोला जाता था, आर्य। जैसे कि दोस्तों आपने ज्योग्राफी या आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी, भूगोल वगैरह में कि भारत को आर्यव्रत कहा जाता है, यानी जहाँ पर आर्य रहते थे, ठीक है। वो आर्यव्रत हमको नाम इसलिए मिला क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनको दोस्तों क्या नाम से जाना जाता था, आर्य के नाम से जाना जाता था। जो आर्य जो भाषा थी दोस्तों, ये जो आर्य जो लोग थे ये दोस्तों बोलते थे वैदिक संस्कृत। दोस्तों आर्य जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे दोस्तों, वैदिक संस्कृत बोलते थे। यानी हमारे वेदों में जो लिखी हुई है उसको किस नाम से जाना जाता था, वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आर्य जो लोग थे यानी हमारे जो पूर्वज थे वो बोलते थे वैदिक संस्कृत। लेकिन दोस्तों अगर हम वैदिक संस्कृत को अगर देखें तो वैदिक संस्कृत में दोस्तों अगर देखें हम 2-2 लाइन के एक शब्द, अब 2 लाइन का एक शब्द व्यक्ति बोल नहीं सकता। उस समय कैपेसिटी अलग थी, आज कैपेसिटी अलग है। तो जैसे ही न्यू जनरेशन पैदा हुई दोस्तों, उन्होंने क्या किया, जब कठिन जो शब्द आते हैं, आपने खुद ने भी महसूस किया होगा, अगर आपको कोई शब्द कठिन लगता है तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करके बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही शब्दों को चेंज किया गया, अब धीरे धीरे वैदिक जो संस्कृत के जो शब्द थे इनको चेंज किया गया। वैदिक संस्कृत के जब शब्दों को चेंज किया गया तो एक नई भाषा निकल के आई दोस्तों, जिसको नाम दिया जाता है लौकिक संस्कृत। तो दोस्तों वैदिक संस्कृत से कौन सी संस्कृत बनी,
तो लौकिक जैसे ही संस्कृत दोस्तों बनी लौकिक संस्कृत। अब आज तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, आजकल जो अपनी 10वीं 12वीं वगैरह क्लासों में जो चलती है दोस्तों, वो चलती है अपनी कौन सी, लौकिक संस्कृत। ठीक है, वेदों में जो लिखी हुई है वो कौन सी है दोस्तों, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत दोस्तों, वेद हुए अपने, वेदों के बाद में ब्राह्मणिक ग्रंथ लिखे गए थे, उसके बाद में आरण्यक ग्रंथ लिखे गए थे, और उसके बाद में उपनिषद लिखे गए थे। यहाँ तक चलती है दोस्तों वैदिक संस्कृत। उसके बाद में रामायण महाभारत के बाद में जितना भी वो समय आया, उसके बाद में जितने भी काव्य लिखे गए हैं सब किस में लिखे गए हैं दोस्तों, लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। एक बात बताइए दोस्तों कि हम जैसे मैंने मान लीजिए आपको बोला अहम गृहम गच्छामि, ठीक है, अब आपको चाहे ये पता हो चाहे नहीं पता हो मैं कौन से लकार में प्रयोग कर रहा हूँ, कौन से वचन में प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन आपको इतना पता चल गया कि आप ये समझ गए कि भाई घर जाने की बात कर रहा है, इतना समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, ब्राह्मण जो मंत्र पढ़ता है उसका अर्थ पता होता है क्या आपको? उसका अर्थ पता नहीं होता, क्योंकि वो कौन सी संस्कृत है दोस्तों, वैदिक संस्कृत। और आजकल जो अपने 10वीं 12वीं वगैरह तक जो चलती है वो कौन सी संस्कृत है दोस्तों, लौकिक संस्कृत। अब दोस्तों लौकिक संस्कृत को बोलने में कठिनाई उत्पन्न होने लगी। जैसे लौकिक संस्कृत को बोलने में कठिनाई उत्पन्न होने लगी तो एक नई भाषा उत्पन्न हुई दोस्तों। इसके जब शब्दों को चेंज किया गया, मैंने आपको बता दी धीरे धीरे शब्दों को क्या किया जाता है, चेंज। जैसे ही आपने धीरे धीरे शब्दों को चेंज किया तो एक नई भाषा की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों एक नई भाषा बनी जिसको नाम दिया जाता है प्रथम प्राकृत भाषा, जिसको दोस्तों क्या नाम दिया जाता है, प्रथम प्राकृत भाषा। दोस्तों ये जो प्रथम प्राकृत भाषा है इसी का दूसरा नाम होता है दोस्तों पाली भाषा। इसी को दूसरे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पाली भाषा के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम प्राकृत भाषा बोल दो या फिर आप क्या बोल दो, पाली भाषा बोल दो। अब प्रथम ये लौकिक संस्कृत से कौन सी उत्पन्न होगी दोस्तों, प्रथम प्राकृत भाषा या पाली भाषा। अब प्रथम प्राकृत पाली भाषा जो है, या फिर प्रथम प्राकृत बोल दो या पाली, जो भी आप नाम लेना चाहें वो दोनों की दोनों ही क्या हैं, सही हैं। इससे एक नई भाषा की उत्पत्ति हुई। जब इसके शब्दों को चेंज किया गया उसको नाम दिया गया द्वितीय प्राकृत भाषा। उसको दोस्तों क्या नाम दिया गया, द्वितीय प्राकृत भाषा नाम दिया गया। द्वितीय प्राकृत भाषा से एक दोस्तों नई भाषा निकली, नाम दिया गया तृतीय प्राकृत भाषा। नाम दिया गया दोस्तों तृतीय प्राकृत भाषा। दोस्तों ये जो तृतीय प्राकृत भाषा थी इसी को हम दूसरे अपभ्रंश भाषा के नाम से जानते हैं। इसी का दोस्तों दूसरा नाम क्या है, अपभ्रंश भाषा। अब दोस्तों ये जो अपभ्रंश भाषा है या आप तृतीय प्राकृत भाषा जिसे कहते हैं, ये दोस्तों 7 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी दोस्तों, 7 प्रकार की। ठीक है, ये जो 7 प्रकार की दोस्तों भाषाएं थी इनमें से केवल 3 भाषाओं को लिया गया। एक का नाम था दोस्तों शोरसेनी, एक का नाम था दोस्तों मागधी, और दोस्तों एक का नाम था अर्धमागधी। अर्धमागधी, इन 3 भाषाओं को दोस्तों लिया गया। कई दोस्तों आप कई सोचोगे कि अर्थ ऐसे क्यों लिखा है, अर्थ ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में वही वाला अंतर है दोस्तों, इसको बोला जाता है तत्सम, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तद्भव। दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों की दोनों ही क्या हैं दोस्तों, शुद्ध हैं। तो 3 भाषाओं को लिया गया दोस्तों, शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। शौरसेनी से शब्दों को लिया, मागधी से शब्दों को लिया, और दोस्तों अर्धमागधी से शब्दों को लिया। तीनों भाषाओं से दोस्तों हमने शब्द ले लिए और एक नई भाषा की उत्पत्ति कर दी, जिसको आज आप किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या था, 30,000 भाषाएं चलती थी, 13 भाषा परिवारों में विभक्ति। उनमें से एक का नाम था भारोपीय भाषा परिवार, 2 शाखाओं में विभक्त हो गया दोस्तों, शतम और केतुम में। हमारा हिंदी का संबंध दोस्तों शतम शाखा थे, इससे 3 भाषाएं बनी थी, दरद, ईरानी और आर्य भाषा। हमारा जो हिंदी का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है, आर्य भाषा से। आर्य जो लोग थे सर दोस्तों क्या बोलते थे, वैदिक संस्कृत। वैदिक जो संस्कृत से नई भाषा निकली लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से नई भाषा की उत्पत्ति हुई प्रथम प्राकृत भाषा, जिसका ही दूसरा नाम क्या था दोस्तों, पाली भाषा। प्रथम प्राकृत भाषा से नई भाषा निकली दोस्तों, जिसका नाम था द्वितीय प्राकृत भाषा। द्वितीय प्राकृत से नई बनी तृतीय प्राकृत भाषा, जिसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कितने प्रकार की थी, 7 प्रकार की थी। इन 7 प्रकार की जो भाषाएं उनमें से केवल 3 भाषाओं को लिया गया, शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो जैसे ही अगर इतिहास काल वगैरह बताया जाएगा, यहाँ पर इतिहास काल वगैरह आता है वहाँ पर आपको बताया भी जाएगा शौरसेन एक प्रदेश था, मगध एक प्रदेश था,
तो इनकी भाषाओं को किस नाम से जाना जाता था? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, इस नाम से जाना जाता था। इनसे मिलके दोस्तों हमारी क्या बनी? हिंदी भाषा बनी। अब देखिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं जो हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पुट अप हो रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहला बताया था, पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों मेरा वो था हिंदी भाषा की उत्पत्ति, या दोस्तों उद्भव भी दे सकता है, उत्पत्ति दे सकता है या क्या दे सकता है? उद्भव किस भाषा से है। अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि अपन को ऐसा लगता है, जैसे अपन पेपर देते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। कई बार हमको ये लगता है ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर दोनों ऑप्शन वो सही भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ये देखना है, या तो आप ये सोचते हैं कि यार ये गलत टाइप कर दिया है, या दो क्वेश्चन के या क्वेश्चन का आंसर दो दो हो सकते हैं, वो नहीं है दोस्तों। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको निकटतम आंसर देखना होगा, जो सबसे नज़दीक वाला आंसर है। अब दोस्तों मैंने क्या क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से? जैसे कि मैं 4 ऑप्शन आपको पहले ही बता चुका था, फारसी, संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश। तो दोस्तों हिंदी भाषा यहाँ पर बन रही है अपनी। इससे सबसे नज़दीक वाला आंसर देखिए, हिंदी भाषा बन किससे रही है दोस्तों? सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी, इन तीनों से बन रही है। और दोस्तों एक बात बताइए, तीनों कौन सी भाषाएं हैं? अभ्रंश भाषा ही तो हैं। तो सबसे पहला आंसर अपना क्या होगा दोस्तों? अभ्रंश। अगर हमको ऑप्शन में अभ्रंश नहीं मिलता तो आप किस पे जाएंगे? ये तीनों के तीनों प्राकृत के ही तो भाग हैं भाई, फर्स्ट भाग, सेकंड, थर्ड भाग तो प्राकृत के ही है। तो सेकंड ऑप्शन अपन क्या करना पड़ेगा? प्राकृत। जब अपन को प्राकृत ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो आएंगे अपन संस्कृत पे। तो जबकि स्टूडेंट क्या करते हैं? सीधा सीधा संस्कृत आंसर लगा देते हैं। क्यों? संस्कृत के अधिकतर जो शब्द हैं, 50% जो शब्द हैं वो हिंदी में चलते आ रहे हैं, क्योंकि वो क्या हैं? तत्सम हैं। क्लियर दोस्तों? तो हमारे हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाएगी? तो दोस्तों क्रम ध्यान रखना, अभ्रंश। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले दोस्तों तो फिर है प्राकृत, और दोस्तों ये भी ऑप्शन में नहीं मिले तब आपको आंसर करना है संस्कृत। पहला आंसर क्या है दोस्तों अपना? अभ्रंश। अभ्रंश ऑप्शन में नहीं हो तो करना प्राकृत, प्राकृत भी ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या करेंगे? संस्कृत आंसर करेंगे। सेकंड दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से नहीं है। अब क्वेश्चन है दोस्तों किस भाषा से नहीं है। यहाँ पर भी वो आपको 4 ऑप्शन देगा, तो इसके लिए अपन को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 ऑप्शन तो मिलेंगे, एक में मिलेगा सौरसेनी, एक में मिलेगा मागधी और एक में मिलेगा अर्धमागधी। चौथा जो भी आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपभ्रंश भाषाएं कितने प्रकार की हैं? 7 प्रकार की। अभी इनमें से 4 भाषाएं बची। एक का नाम है ब्राचड़, एक का नाम है केकय, एक का नाम है लहंदा और एक का नाम है सिंध। इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है। फिक्स मैं लिख नहीं सकता कौन सा ऑप्शन आपको देगा, कौन सा ऑप्शन नहीं देगा। इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन देगा। तो अपन को तो केवल इतना याद रखने की जरूरत है कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है कितनी भाषाओं से हुई है दोस्तों? केवल 3 भाषाओं से हुई है, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। 3 अपन को ये ऑप्शन मिलेंगे। इसके अलावा चौथे ऑप्शन में जो भी मिले, चाहे वो आपको ब्राचड़ दे, चाहे वो केकय दे, चाहे लहंदा, जो भी ऑप्शन दे अपन को वो ही राइट आंसर है, यानी कि उससे हिंदी भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई है। तीसरा जो क्वेश्चन था दोस्तों अपना, तीसरा क्वेश्चन था हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से है। अब दोस्तों यहां पूछ रहा है हिंदी शब्द। मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चनों को एक बार ट्राई करना को दोस्तों, केवल एक ही चीज़ का अंतर है। यहाँ पर मैंने भाषा लिख रखा है और यहाँ पर शब्द। यहाँ पर तो क्या है दोस्तों? भाषा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शब्द। जब भाषा का सवाल आए, ठीक है, तो जो अपन हिंदी बोलते हैं वो भाषा पूरी यानी सारे शब्दों के बारे में पूछ रहा है तो कौन सी है? अपभ्रंश। लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो दोस्तों हिंदी जो शब्द है ये दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? फारसी भाषा का शब्द है। अगर दोस्तों ऐसे याद नहीं हो तो नॉर्मल सी बात यह है कि यहाँ पर आओ। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था सतम शाखा थी दोस्तों, ये आगे चलकर 3 भाषाएं इससे उत्पन्न हुई, दरद, ईरानी और आर्य भाषा। मैंने आपको बताया था दरद जो भाषा है इससे ईरानी,
अफ़गानिस्तानी, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, ये भाषाएं बनी थी। दोस्तों एक बात मान लीजिए, ये अपना हिंदुस्तान है, यानी जिसको आज आप भारत के नाम से जानते हैं। विभाजन के बाद में, ये तो बहुत पहले की बात है, लौकिक संस्कृति जब चल रही थी। आपने देखा होगा उत्तर में एक दोस्तों सिंधु नदी बहती है। दोस्तों कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। दोस्तों मैं इस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या था, हम आर्य लोग भी रहते थे और फारसी लोग भी रहते थे। यहाँ पर दोस्तों हम क्या था, आर्य लोग भी रहते थे और कौन रहते थे, फारसी लोग भी रहते थे। तो दोस्तों यहाँ पर रेगिस्तान वाला जो एरिया था, तो उस समय जो साधन था, कमाने का जो जरिया था वो था कृषि, ठीक है। अब रेगिस्तान में इतनी कृषि होती नहीं थी, ठीक है। अब फिर पशुपालन एरिया बना, लेकिन कृषि के बगैर तो पशुपालन हो ही नहीं सकता दोस्तों। खिलाओगे क्या पशुओं को आप, जब आपके पास कृषि नहीं है, खिलाने के लिए उनको कुछ है ही नहीं, तो आप खिलाओगे क्या, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैदान था, इसमें नदियाँ भी थी और ये मैदान था जिसको आज अपन भारत के नाम से जानते हैं। अब लेकिन इसको यहाँ पर, यानी कि ये सब लोग सोचते थे कि यहाँ पर आ जाए, लेकिन यहाँ पर आने के लिए किसको पार करना पड़ता, सिंधु नदी को पार करना पड़ता। और उस समय सिंधु नदी इतनी उफान पर बैठती थी कि इसको पार करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपने कभी सुना होगा, हमारे जो पूर्वज थे वो हमेशा से वीर रहे हुए हैं। तो हमारे आर्य जो लोग थे, उन्होंने सोचा यार मरने से तो बढ़िया है, इसको पार करके ही देख लें। इसको ये पार करने के लिए प्लान बनाने लगे और इन्होंने इसको पार करने के लिए सोच लिया। अब दोस्तों जितने भी लोग थे, मान लीजिए 1.5 लाख लोग थे, हो सके 50,000 ही पहुँचा हूँ, 1 लाख कहाँ चले गए, आगे चले होंगे। तो अब देखिए यहाँ से आ रहे हमारे जो लोग हैं, इन्होंने इस नदी को पार करके और आज जहाँ आप रहते हो, जो आपको विरासत में मिला है, इस हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और यहाँ आकर रहने लग गए। अब यहाँ से आर्य लोग चले गए, यहाँ बचे कौन दोस्तों, फारसी लोग बचे, ठीक है। अब ये जो फारसी लोग हैं, ये हमको भाई मिस तो करते थे, क्योंकि हम इनके साथ रहे हुए हैं, अपन को याद तो करेंगे। तो हमको ये कहना क्या चाहते थे, लेकिन हिम्मत है नहीं सिंधु नदी को पार करके आपसे मिलने आ जाए। तो ये हमको कहना तो चाहते थे सिंधु, कहना क्या चाहते थे दोस्तों, सिंधु कहना चाहते थे। यानी सिंधु का मतलब क्या, सिंधु के पार रहने वाले। लेकिन दोस्तों फारसी जो भाषा होती है उसमें से को है बोला जाता है। दोस्तों फारसी जो भाषा होती है उसमें से को क्या बोला जाता है बोला जाता है। तो अपन को कहना तो क्या चाहते थे, सिंधु, लेकिन से को क्या बोलते थे, है, इसलिए बोलने क्या लग गए, हिंदू। अपनी जो भाषा है उसको बोलना तो क्या चाहते थे, सिंधी, यानी सिंधु लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, लेकिन से को है बोलना पड़ेगा, तो बोलने क्या लग गए, हिंदी। जिस स्थान पर अपन रहते थे उस स्थान को बोलना क्या चाहते थे, सिंधुस्तान, लेकिन से को है बोलना पड़ेगा, बोलने क्या लग गए, हिंदुस्तान। तो चाहे हिंदी शब्द हो, चाहे हिंदू शब्द हो, चाहे हिंदुस्तान शब्द हो, सबके सब भाषा के शब्द हैं दोस्तों, फारसी भाषा के शब्द। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, थोड़ी दूर पे ही आपने देखा होगा भाषा चेंज हो जाती है। जैसे आप हरियाणा साइड में चल जाइए, हरियाणा साइड में जैसे आप जाओगे, है को से बोलते हैं, हरियाणा साइड में है को क्या बोलते हैं, से बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक तो राजस्थान के बंदे से बोलिए, यार भाई कहाँ है, आ जा, वो बोल रहे आ रहा हूँ, ठीक है। एक हरियाणा वाले को फ़ोन कर देना, वो बोलेगा आ रो सू, सू का मतलब ही क्या है, हूँ ही है दोस्तों, ठीक है। अपनी क्लास में 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप एक स्टूडेंट राजस्थान वाले से या मध्य प्रदेश वाले से पूछना पेन है क्या, वो बोलेगा है, ठीक है। हरियाणा वाले से पूछना पेन है क्या, से बोलेगा दोस्तों, से का मतलब ही क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने देखा थोड़ी दूर पर जाते ही क्या होती जाती है, भाषा चेंज हो जा सकती है। भाई आप फारसी लोगों के बीच में नहीं जा सकते, यहाँ तो जा ही सकते हैं, हरियाणा वहीं जाकर देख लेना। इसी प्रकार से को क्या बोलते थे, वो है। अब तो दोस्तों याद हो जाएगा हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। चाहे हिंदी बोले, चाहे दोस्तों हिंदू बोले, चाहे हिंदुस्तान बोले, सब किस भाषा के शब्द हैं दोस्तों, फारसी भाषा के शब्द हैं। चौथा जो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, वो मैंने आपको बताया था देवनागरी। ये सामान्य सा क्वेश्चन, देवनागरी पहले अलग क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, पहले ये लिख देते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कौन सी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, देवनागरी।
कौन सी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? देवनागरी। ये सामान्य क्वेश्चन, ये हर कोई जानता है, ठीक है। अब दोस्तों अलग जो क्वेश्चन हुआ, अब क्वेश्चन पुटअप करता है वो देवनागरी जो लिपि है, लिपि का उद्भव किस लिपि से है? तो दोस्तों अब तक जो क्वेश्चन आए थे उसमें उन्होंने अलग क्वेश्चन लिखा थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं भाई हिंदी हर कोई जानता है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन उसने नया क्वेश्चन निकाल दिया कि देवनागरी जो लिपि का उद्भव है वो किस लिपि से है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, सर्वप्रथम केवल 2 ही लिपियाँ चलती थी। एक का नाम तो था दोस्तों ब्राह्मी लिपि और एक का नाम था खरोष्टी लिपि। एक का नाम तो क्या था दोस्तों? ब्राह्मी लिपि, और एक का नाम क्या था? खरोष्टी लिपि। दोस्तों ब्राह्मी जो लिपि थी वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरा बायां है, ये मेरा क्या है? दायां। यानी इधर से लिखना स्टार्ट करूँगा और इधर से ख़त्म करूँगा। ये कौन सी लिपि है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। दूसरी लिपि थी दोस्तों खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में क्या बताया गया? दाएं से बाईं ओर लिखना है, यानी कि मैं इधर से लिखना स्टार्ट करूँगा और इधर समाप्त करूँगा। ये कौन सी लिपि थी दोस्तों? खरोष्टी लिपि। अब आप खुद ही जानते हैं आप कैसे लिखते हैं, हिंदी को कैसे लिखते हैं? बाएं से दाईं ओर लिखते हैं, बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। और बाएं से दाईं ओर कौन सी लिपि थी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। यानी हिंदी का जो उद्भव है वो किस लिपि से है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से। ये 5 क्वेश्चन है दोस्तों जो हिंदी शब्द के बारे में पूछे जाते हैं, जबकि कोई उनको पढ़ के जाता नहीं है। एक दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि अगर कई बार टाइम और पूछ ले, हालांकि एसएससी में पूछा गया है केवल, इसके अलावा अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एसएससी में पूछ लिया गया कि हिंदी भाषा को उत्पन्न होने में या उसके उद्भव होने में कितना समय लगा। तो दोस्तों अपन को यहाँ से लेना है, ये जो अपनी आर्य भाषा थी यानी संस्कृत जो भाषा थी, यहाँ से जो ये हिंदी बनी, दोस्तों ध्यान रखना इसमें 3500 वर्ष लगे हैं। कितने वर्ष लगे हैं दोस्तों? 3500 वर्ष, क्योंकि 1-2 वर्षों में भाषा चेंज होती नहीं है। धीरे धीरे जब शब्दों को चेंज किया गया तो इसमें समय कितना लगा है दोस्तों? 3500 वर्ष लगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना जो है हिंदी भाषा के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं, किसी भी भाषा को दोस्तों समझने के लिए सर्वप्रथम व्याकरण की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, आप कोई भी अगर भाषा सीखना चाहते हैं तो दोस्तों सर्वप्रथम अपन को क्या चाहिए? व्याकरण चाहिए उस भाषा की। जैसे दोस्तों आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा, सबसे पहले अगर आपको ग्रामर नहीं आती इंग्लिश में तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। कोई भाषा होती है दोस्तों उसको सीखने के लिए हमको सर्वप्रथम क्या होती है? व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों अब अपन चलते हैं दोस्तों हिंदी के व्याकरण पर। तो देखिए दोस्तों व्याकरण, दोस्तों ये व्याकरण जो शब्द है इसमें से दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं। या तो दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा आपसे उपसर्ग का, और या दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा प्रत्यय का। व्याकरण जो शब्द है दोस्तों इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। या तो क्वेश्चन किसका पूछेगा? वो उपसर्ग का, या क्वेश्चन किसका पूछेगा दोस्तों? प्रत्यय का। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं व्याकरण शब्द बनता कैसे। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर हम इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं, व्युत्पत्ति का मतलब होता है दोस्तों बनावट। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? बनावट। दोस्तों उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना और व्युत्पत्ति का अर्थ होता है बनावट। ठीक है, व्युत्पत्ति का अर्थ बनावट यानी बनता कैसे है। उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उत्पन्न, कि उत्पन्न कैसे हुआ है। ठीक है, जैसे दोस्तों अपना शब्द टॉपिक चलेगा वहां पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। हम अगर व्याकरण की व्युत्पत्ति यदि देखते हैं दोस्तों तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इसमें वी प्लस अ ये दोस्तों होते हैं उपसर्ग। ये तो दोस्तों क्या है? उपसर्ग। प्लस करके दोस्तों, क्योंकि आपको पता है व्याकरण जो शब्द है तत्सम शब्द है यानी संस्कृत का शब्द है, तो दोस्तों संस्कृत की क्री धातु होती है। ये क्या है दोस्तों? धातु। और जैसा कि दोस्तों अपन से हिंदी में पूछता है तो इसमें अन नाम का प्रत्यय करना है अपन को। अन नाम का क्या होता है दोस्तों? प्रत्यय। मिलकर शब्द क्या बनता है दोस्तों? व्याकरण शब्द बनता है। वी और आ तो क्या होते हैं दोस्तों? उपसर्ग। क्री क्या होती है? धातु। अन क्या होता है? प्रत्यय। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो आपका जब हिंदी का पेपर लेना है तो वो संस्कृत की बात तो आपसे पूछ नहीं सकता, यानी क्री वगैरह धातु के बारे में तो वो आपसे पूछेगा नहीं। अब क्वेश्चन अपने दोस्तों बच कितने गए? 2, एक तो उपसर्ग वाला और प्रत्यय वाला। क्योंकि संस्कृत के जो उपसर्ग हैं दोस्तों हिंदी में भी चलते हैं, क्योंकि अपने तत्सम शब्द आते हैं तो हिंदी में भी चलते हैं। या तो उपसर्ग का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछेगा? प्रत्यय को क्वेश्चन पूछेगा।
तो दोस्तों सबसे पहले बात करें यदि उपसर्ग के क्वेश्चन में, तो दोस्तों देखिए उपसर्ग का जो क्वेश्चन अब तक पूछे हैं या पूछ सकता है वो क्वेश्चन ये है, या तो वो क्वेश्चन क्या करेगा, सीधा पूछ लेगा आपसे कि व्याकरण शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग है। अब ऑप्शन दे दिया दोस्तों, ए दे दिया बी ऑप्शन दे दिया दोस्तों उसने आ, सी ऑप्शन में दे दिया दोस्तों वी कॉमा आ, और डी ऑप्शन दे दिया दोस्तों उसने कोई नहीं, कि कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था सबसे नजदीक का आंसर जो कि मैं आपको बता चुका हूं। एक बात बताइए, उसने पूछा व्याकरण शब्द में उपसर्ग है, तो एक बात बताइए वी आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि जैसे दोस्तों मैं आपको अगर जैसे उपसर्ग पढ़ाने लगूंगा तो कभी भी एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर किसी भी शब्द में आधा व्य आ रहा है, किसी भी शब्द यानी उसका प्रारंभ आधे वै से हो रहा है, आधे का मतलब समझ रहे हो हलंत, यानी हलंत का मतलब आधा, ठीक है, आधे वैसे अगर किसी भी शब्द का प्रारंभ हो रहा है और अगर वो आपसे उसमें उपसर्ग पूछ रहा है तो ये 101% है, उसमें वी उपसर्ग है, 101% क्या है उसमें वी उपसर्ग है। अगर किसी भी कोई भी शब्द आ जाए, अगर वो आपसे उसमें उपसर्ग पूछना चाहता है और उसका जो पहला जो वर्ण है, यानी पहले वर्ण का मतलब पहला जो अक्षर आएगा, यानी कि ये जो वर्ण है अगर ये आधा आ रहा है 101% मान लेना उसमें क्या है वी उपसर्ग है। ऐसे पहचान में नहीं आता दोस्तों, कभी ध्यान रख लेना। आधे वै के बाद में ये हलंत लगा दिया, हलंत का मतलब होता है दोस्तों आधा, आधे वै के बाद में कभी भी यह वै रे आ जाए, यह वै रे आ जाए, इसका मतलब ही क्या हो गया यन संधि, यानी कि इसमें वी उपसर्ग है ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे हो ही नहीं सकता। 101% फॉर्मूला है ये। आधे वर्ण के बाद में ऐसा कोई भी शब्द नहीं हो सकता, आधे वर्ण के बाद में अगर यह वह रह आ जाए तो वहां पर अपन को ये देखना है क्या है वो उपसर्ग है, उसमें कौन सा उपसर्ग है वी उपसर्ग है। क्लियर दोस्तों, लेकिन अपन को ये नहीं देख के चलना क्योंकि यहां पर दूसरा उपसर्ग भी मिला हुआ है दोस्तों, वो मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। तो आप केवल आधे वर्ण को देखकर सीधा सीधा वी आंसर मत लगा देना, आगे और देखना आगे है क्या। जैसे कि व्याकरण शब्द में वो पूछता है, क्यों वो देखता है कि यार पूरे उपसर्गों के बारे में इसको पता है या नहीं पता। अब अगर देखा जाए उसने क्वेश्चन क्या पूछा, व्याकरण शब्द में उपसर्ग है, ठीक है, तो अच्छे से अच्छा क्या बोलेगा भाई वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, वी आ उपसर्ग है, ठीक है। तीनों आंसर सही हो गए, तीनों में से कौन सा करोगे। तो एक छोटी सी बात पे दोस्तों आपने ध्यान नहीं दिया, ये है कि ऊपर मैंने अनुस्वार लगा रखा है, ठीक है। कभी भी अगर मैं है लिखता हूं इस प्रकार, इसका मतलब है एक वचन, और अगर मैंने है लिख दिया इसका मतलब है बहुवचन, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। अगर जैसे मैंने इसमें केवल है लिखा है, इसका मतलब है एक वचन, एक वचन का मतलब केवल एक ही उपसर्ग है, और जैसी है के ऊपर मैंने बिंदी लगा दी मतलब बहुवचन, यानी कि बहुवचन का मतलब क्या, एक से जैसे अधिक हुए, क्योंकि द्विवचन वगैरह चलता नहीं है हिंदी में, या तो एक वचन चलता है या बहुवचन। तो जैसे मैंने बिंदी लगाई कौन सा हो गया बहुवचन, यहाँ पर क्या लगी हुई है बिंदी। जैसे आप बिंदी को पहचान जाएंगे, जैसे आपने बिंदी देख ली मतलब बहुवचन है, एक तो हो ही नहीं सकता, तो एक तो हो ही नहीं सकता। सही आंसर क्या होगा अपना बी और। क्लियर दोस्तों। सेकंड जो क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है वो क्वेश्चन है दोस्तों कि जैसे कि उसने अभी तक जो दिल्ली का जो पेपर था दोस्तों उसमें दिया था, वो अभी तक यहां पर नहीं दिया राजस्थान में, लेकिन वो उस क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है। कि कभी ध्यान रखना दोस्तों, वो क्वेश्चन देगा निम्न में से दो उपसर्गों से निर्मित शब्द है, क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कौन सा उपसर्ग के बारे में, निम्न में से दो उपसर्गों से निर्मित शब्द है। वो दोस्तों आपको 4 शब्द लिख के देगा यहाँ, ठीक है। आपको केवल ये बताना है दो उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा है। तो दोस्तों कोई ना कोई ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा
व्याकरण शब्द मिलेगा दोस्तों। ऑप्शन में क्या मिलेगा? व्याकरण। दोस्तों ये और जरूर ध्यान रखना, अगर उसने व्याकरण शब्द नहीं दिया तो दोस्तों अपने पास दूसरा एक ऑप्शन है 101%, फिर वो पर्यावरण लिख के देगा। या तो क्वेश्चन में क्या देगा, या तो किसी ऑप्शन में क्या मिलेगा? व्याकरण। अगर व्याकरण आपको ऑप्शन में नहीं मिलता दोस्तों तो क्या मिलेगा दोस्तों? पर्यावरण। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण में क्या है दोस्तों? परि प्लस आ प्लस विरी प्लस, तो यहां पर भी क्या है दोस्तों? परि उपसर्ग हो गया, आ उपसर्ग हो गया। ठीक है, या तो व्याकरण मिल ही जाएगा और या फिर क्या मिलेगा दोस्तों? पर्यावरण। दूसरा जो उसका क्वेश्चन बनता है, तो ये तो बनता है उपसर्ग के ऊपर क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं दोस्तों अपन प्रत्यय के ऊपर, कि प्रत्यय का क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों ये प्रत्यय वाला जो क्वेश्चन है ये ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर किसी ने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, लेकिन वो करता क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेगा। वो सिंपल सा क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन उसका होगा व्याकरण शब्द में प्रत्यय है। क्वेश्चन दोस्तों उसका क्या होगा? व्याकरण शब्द में प्रत्यय। उसके ऑप्शन ही ऐसे मिलेंगे। पहला ऑप्शन, उसने पहला ऑप्शन दे दिया न, बी ऑप्शन में चल के गए अन, सी ऑप्शन में चल के गए अन, डी ऑप्शन में चल के गए केवल ए। अब दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको व्याकरण शब्द में कौन सा है? अन प्रत्यय। लेकिन अगर स्टूडेंट पढ़ा हुआ नहीं हो तो वो क्या करता है? व्याकरण शब्द में प्रत्यय, या सरल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है तो उसको वो करेगा ही करेगा, क्योंकि सरल क्वेश्चन हर किसी को भाई, या इतना सरल क्वेश्चन व्याकरण, या तो उसको यही पता नहीं होना चाहिए प्रत्यय क्या चीज होती है। जब उसको यही पता नहीं है प्रत्यय क्या चीज होती है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसको ये पता चल गया प्रत्यय शब्द के अंत में जो लग जाए वो प्रत्यय, ये बात उसको पता है, तो शब्द है व्याकरण। अंत देखेगा, अंत में न आ रहा, क्वेश्चन उसको आ नहीं रहा। अब कैसे सॉल्व करता है दोस्तों? आपकी जगह जैसे मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही सॉल्व करता, या मैं भी ऐसे ही करता कि अरे यार सरल क्वेश्चन है, अब करने की कोशिश करें, अंत में क्या आ रहा है? न। अब वो क्या करता है? उसको सही आंसर पता नहीं है, वो गलत आंसर ढूंढ रहा है। अन्न नहीं हो सकता, न आ ही नहीं रहा, ए नहीं हो सकता, नहीं आ रहा, यानी कि न और अण में से, इन दोनों में से कोई आंसर है। अब फिर और दिमाग और लगाएगा, अरे यार न इसमें भी आ रहा है, न इसमें भी आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, सही आंसर। अरे यार पेपर वाला क्या करेगा? इतना सरल क्वेश्चन तो नहीं दे सकता कि नहीं आंसर हो, इसको गलत कटेगा, सही आंसर क्या कर देगा? जबकि ये आंसर क्या है? गलत। सही आंसर क्या है? अन आंसर अपना सही है। ठीक है, कभी ध्यान रखना दोस्तों, अगर यही शब्द नहीं, किसी भी शब्द में अगर अंत में न आ रहा हो और वो अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, आंख नीच के कर देना अन प्रत्यय, कोई टेंशन नहीं, कोई सा भी शब्द ले लो आप। ठीक है, क्यों? आपको जैसे मैं इसकी व्युत्पत्ति बताता हूं, ये हुई कैसे। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या था? वी प्लस आ प्लस क्री प्लस अन, ये तो था वही अपने पास, ये स्थिति मिलाऊं ना इनको। आपने एक यर्ण संधि का नाम सुना होगा दोस्तों, ठीक है, कि अगर ई उ और री इनके बाद में स्वर आता है, स्वर वो बात की बात है, असमान होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए, वो संधि वाला जब टॉपिक आएगा जब बात करेंगे अपन, तो ई के स्थान पर ये लिखते हैं, उ के स्थान पर वह और री के स्थान पर वह, ये लिखते थे दोस्तों। तो ई के बाद में आ तो गया स्वर, तो ई के स्थान पर तो क्या लिख दो? यह। अब ई के स्थान पर दोस्तों जब मैं यह लिखूंगा तो ये वह आधा बच गया दोस्तों, ई के स्थान पर मैंने यह लिख दिया यर्ण संधि के अनुसार, इधर दोस्तों आ गया। यहाँ तक अपनी कंडीशन सॉल्व, प्लस करके इधर क्या आ रहा है दोस्तों? क्री प्लस अन, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर अभी आप इसको मिलाना चाहो तो अभी मिला, तो बाद में मिलाना चाहो तो बाद में मिला। अभी मिलाओगे तो एक बात बताइए, वह के बाद में क्या आ रहा है? यह आ रहा है, ये हलनता आगे कोई स्वर नहीं, इसको आधा ही लिख दूं दोस्तों, क्योंकि आज कोई स्वर नहीं आ रहा। यह है, यह के बाद में दोस्तों आ रहा है, स्वर आ गया, तो आ को किस में मिलाना पड़ेगा? यानी या बन जाए, तो ये या बन गया दोस्तों। इधर अपनी स्थिति क्या है दोस्तों? क्री प्लस अन। ये जो दोस्तों क्री है, इसको संस्कृत में
अब जैसे आप समझते नहीं है, संस्कृत में एक सूत्र आता है, अलग सूत्र, उसके हिसाब से ये जो री है, री को अर आदेश हो जाता है, अर आदेश हो जाता है तो ये कर बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है? ये कर। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा धातुएं हमारी हिंदी में दोस्तों अलग होती हैं, संस्कृत में अलग होती हैं। जैसे हिंदी की दोस्तों हम धातु की बात करें तो जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं लिखना, लिखना क्रिया होगी, सामान्य क्रिया में से आप ना हटा दो धातु बच जाएगी। ये बात आप कोई नहीं बताएगा, क्लियर सी बात है। सामान्य क्रिया में से आप ना हटा देना धातु बच जाएगी। लिखना क्रिया, ना हटा दो, लिख धातु है। हंसना ना हटा दो, हंस क्या है? धातु है। ठीक है, खेलना ना हटा दो, खेल क्या है? धातु है भाई। बोलना ना हटा दे, बोल क्या है? धातु है। समझ गए? तो इसी प्रकार से अपन को देखना है करना। करना क्या होती है दोस्तों? क्रिया होती है, ना हटा दो क्या बच गया? कर। कर क्या है? धातु है। तो कर धातु आ गई। इधर अपना क्या बच रहा है? व्या प्लस इधर क्या बच रहा है? अन। अब दोस्तों जो बात फिक्स बता रहा हूं आपको, एक गांठ बांध के रख लेना, कहां पर तो न होता है, कहां पर न होता है, दोनों चीजों में अंतर क्या है। अगर कोई भी शब्द हो, उस शब्द में यदि र, श और री आ रहा है, र, श और क्या आ रहा है? री आ रहा है, और उसके बाद में अगर न आता है तो उस न के स्थान पर न आदेश कर दिया जाता है। जैसे व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा, व्यंजन संधि में मैं आपको नियम बताऊंगा। अगर किसी भी शब्द में र, श और री आ रहा है और उसके बाद में अगर न आता है तो न के स्थान पर क्या करना है? न। अन्यथा आप न के स्थान पर न नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, व्याकरण में आ जाओ, इसमें र आ रहा है, कहीं र आ रहा है कर में, तो न के स्थान पर क्या हो गया? न। इधर ए का ए, इधर कर का कर, इधर व्या का व्या, मिला दो इसे। वे या के रे हलंत लिखना, आगे क्या आ रहा है? ए रे में मिलेगा, रे पूरा हो जाएगा न का। शब्द क्या बन गया आपका? व्याकरण शब्द बन गया। तो कभी ध्यान रखना, कोई सा शब्द हो, एक बात बताइए, विशेषण शब्द है, एक विशेषण शब्द है। अब एक बात बताइए, आप विशेषण जो शब्द है इसमें भी एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कौन सा प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय लगाओगे? अंत में क्या आ रहा है? न आ रहा है, और न कुछ होता ही नहीं है। न का मतलब ही क्या होता है? क्यों? वी प्लस शेष प्लस अन। एक बात बताओ, श आ गया, श भी आ जाए तो न के स्थान पर क्या हो सकता है? न हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर जैसे मैं देखूं, मैंने मान लीजिए शब्द लिख दिया न, इसका अगर मैं विच्छेद करता हूं ने प्लस अन, इसमें भी अन प्रत्यय, न को न क्यों नहीं हुआ? ये देख लो, यहां पर अपन करते हैं अयादि संधि, जब करते हैं न एक के स्थान पर अयादेश और फिर अन। अब भी तो न होना चाहिए था, न क्यों नहीं हुआ? शब्द में कहीं आ रहा है क्या? रे, श और री आ रहा है शब्द में कहीं? शब्द में कहीं पर रे, श, री नहीं आ रहा, तो सीधा सीधा मिला दो। ए को इसमें मिलाओगी, न पूरा हो जाएगा। य को ए में मिलाओगी, यह पूरा हो जाएगा, और न को वैसे ही वैसे लिख देंगे। तो कभी भी ध्यान रखना दोस्तों कि कहां पर होता है न को न। अगर शब्द में रे, श और री होंगे तो ही न को न होता है। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं कल दोस्तों, धन्यवाद।